नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल GS विद अशोक चौड़ा में। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, जानदार और बच्चों शानदार होंगे। बेहतरीन तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए फिर से बच्चों आपके सामने हाजिर है सोलवर्ड पेपर लेके SSC GD से संबंधित। और SSC GD वाले बच्चे एक बार फिर से कमर कस लीजिए, इसलिए कि आपका बच्चों एग्जाम फरवरी महीने के अंदर निश्चित तौर पे जो है लिया जाएगा। तो इसलिए बच्चों अपनी सीरीज चल रही थी प्रभात सीरीज, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप सभी बच्चे जुड़िएंगे, कॉपी और पेन लेके बच्चों बैठोगे, इसलिए कि प्रैक्टिस सेट नहीं बच्चों, ये सोलवर्ड पेपर अपने चल रहे हैं। और आप सभी को पता है SSC जब भी क्वेश्चन पूछती है तो वो बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। तो लगभग संभावना रहती है 2023 के अंदर जितनी शिफ्टें थी उन सभी शिफ्ट को बच्चों आप और हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करें आज की क्लास की बच्चों जानदार और शानदार तरीके से। आप सभी का स्वागत है। कल वाली क्लास में बहुत बेहतरीन जो है बच्चों कमेंट रहे थे आप सबके। और देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है भाई। देखिए बच्चों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अपने से जवाब देना है बेहतरीन तरीके से। जहां जहां लगेगा कि इन क्वेश्चन पे अपने को ठहरना चाहिए उन क्वेश्चन के ऊपर ठहर के अपने विस्तार से उनको क्या करने वाले हैं, हल करने वाले। देखिए क्वेश्चन पूछा गया स्टार्टअप इंडिया को अंतर्गत लॉन्च किया गया था। देखिए प्रधानमंत्री की योजनाओं से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज वाला पहला क्वेश्चन देखिए कि स्टार्टअप इंडिया को अंतर्गत लॉन्च किया गया था कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। बहुत बढ़िया। पूरी स्लाइड आपको जो है ये दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल दिखाई दे रही है। बढ़िया तरीके से बच्चों कवर करते हैं। अब देखिए कई बार जो है एग्जाम्स के अंदर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस प्रकार से स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अब पूछा जाता है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। ये भी योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये कब शुरू की गई थी? कई बार पूछा गया प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो बताइए भाई कब शुरू की गई थी। तो ये जो बच्चों योजना शुरू की गई थी 2021-22 के अंदर शुरू की गई थी। तो सबसे पहले 2021-22 के अंदर शुरू की गई थी और बाद में इसे कंटिन्यू बढ़ा के 2025-26 तक कर दिया गया था। तो अब अपने से पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है ये कब तक हो गई? 2025-26 तक हो गई। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये भी अपने से पूछ लिया जाता है कई बार। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015। साथ साथ नोट करोगे आप 22 जनवरी 2015 को ये जो है योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा PM उजाला योजना भी कई बार पूछ ली जाती है, कब शुरू की गई थी भाई? PM उजाला योजना या प्रधानमंत्री उजाला योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना ये कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री उजाला योजना 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। तो देखिए कितनी सारी योजनाएं मैंने आपके सामने लिखी है। 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ये कब शुरू की गई थी भाई बच्चों? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ये जो है योजना कब शुरू की गई थी? तो स्टार्टअप इंडिया योजना जो है 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। PM मित्र योजना या PM मित्रा योजना ये कब शुरू की गई थी भाई? PM मित्रा योजना या PM मित्र योजना ये योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू की गई 17 मार्च 2023 को, 17 मार्च 2023 को शुरू की गई। क्लियर हुआ? देखिए एक ही क्वेश्चन था अपने सामने और अपने कुछ योजनाएं ऐसी थी जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम स्वरोजगार योजना 2021-22 के अंदर शुरू की गई थी, बढ़ा के कब तक कर दिया गया? 25-26 तक कर दिया गया। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब शुरू की गई थी? 27 जनवरी 2015 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री उजाला योजना ये कब शुरू की गई? 1 मई 2015 को की गई। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को जो है योजना शुरू की गई थी। स्टार्टअप
योजना। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री मित्र योजना, ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई है बच्चों प्रधानमंत्री मित्र योजना 17 मार्च 2023 को। और ये जो क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया शुरू कब होती है? तो शुरू देखिए 16 जनवरी 2015 को, और किस मंत्रालय के द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। बहुत बढ़िया भाई, बढ़े अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, रफ्तार पकड़ते हैं अपने, धीरे धीरे देखिए क्वेश्चंस की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। तो यहाँ किस फसल की बात की जा रही है? भाई देखिए, बोरा बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, सूत बनाने में, कालीन बनाने में, अन्य कलाकृतियां बनाने के अंदर क्या केले का प्रयोग किया जाता है? नहीं किया जाता। नारियल का किया जाता है? नहीं किया जाता। ताड़ का प्रयोग किया जा सकता है क्या? ताड़ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो सीधी सी बात है, अपने सामने ऑप्शन कौन सा बच्चा है? ऑप्शन बच्चा बच्चों जूट। अब देखिए कई बार एसएससी एग्जाम में पूछती है कि जूट उत्पादन के अंदर दुनिया में पहला स्थान, जूट उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान है बच्चों बांग्लादेश का। जूट उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान हो गया बांग्लादेश का। जूट उत्पादन के अंदर भारत में पहला स्थान किसका है? जूट उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका हो गया? तो भारत में पहला स्थान हो गया पश्चिम बंगाल का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया। 2 नंबर पे देखिए केला अपने पास ऑप्शन है, तो केला उत्पादन के अंदर दुनिया में पहला स्थान किसका हो गया? दुनिया में पहला स्थान भारत का हो गया। और भारत के अंदर केला उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान किसका हो गया? भारत में केला उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान किसका हो गया? तो प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का हो गया, प्रथम स्थान हो गया बच्चों आंध्र प्रदेश का हो गया। इसके अलावा देखिए 3 नंबर ऑप्शन है नारियल। नारियल उत्पादन के अंदर, नारियल उत्पादन में पूछा जाता है दुनिया में पहला स्थान किसका हो गया? तो नारियल उत्पादन के अंदर दुनिया में पहला स्थान इंडोनेशिया का हो गया। और भारत के अंदर नारियल उत्पादन, भारत में नारियल उत्पादन के अंदर पहला स्थान किसका हो गया भाई? तो भारत के अंदर नारियल उत्पादन के अंदर बच्चों कर्नाटक हो गया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है? जूट। पूरा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल पूरा दिखाई दे रहा है। जूट उत्पादन के अंदर या जूट निर्यात के अंदर बांग्लादेश प्रथम स्थान पे, जूट उत्पादन के अंदर भारत में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। केला उत्पादन के अंदर भारत में, केला उत्पादन के अंदर देखिए भारत के केला उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का हो गया। और केला उत्पादन में भारत में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का हो गया भाई। नारियल उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पे इंडोनेशिया हो गया। और भारत के अंदर कौन सा हो गया? कर्नाटक हो गया। पेन और कॉपी साथ साथ लेके बैठिएगा, साथ साथ नोट करते जाइए। क्वेश्चन अपने सामने एक मिलता है, लगभग सारे ऑप्शन जो अपन क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा फटाफट कर रहे हैं इसलिए बच्चों कि आज की जो अपने प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट 12 जनवरी 2023 का प्रैक्टिस सेट है। और एक दिन में आप सभी को पता है कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। तो चारों को अपने यहाँ पे क्या करते हैं? कवर करते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, इसके अलावा रोटी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं भाई? तो ये किस किस को अवार्ड मिले हैं? सबसे पहले तो निम्नलिखित में से राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। ये रोटी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है अभी। चलो देखो किसे मिले हैं? तो ये मिले हैं किसे? शोभना नारायण को। किसे मिले हैं? शोभना नारायण को मिले। शोभना नारायण का जब अपन संबंध पूछते हैं कि शोभना नारायण का संबंध किससे है, तो शोभना नारायण का संबंध है कथक से। शोभना नारायण का संबंध किससे हो गया? कथक से हो गया। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो गया भाई? तो कथक हो गया उत्तर प्रदेश का। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कथक हो गया। और उत्तर प्रदेश का अपने से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का भी कौन सा हो गया? कथक हो गया। बहुत बढ़िया बात, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए ये जो शोभना नारायण है, इन्हें 1992 में पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। 1992 के अंदर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी, इन्हें जो है 1990 में संगीत नाटक अकादमी, 1990 नहीं सॉरी 99 और 2000 के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी
अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए यहीं पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, सूचना आपको देना चाहता हूं बच्चों, जितने भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिले हैं 2023 के अंदर, चाहे इससे पहले वो कथक से हो, इसके अलावा मोहिनीअट्टम से हो, इसके अलावा जो है भरतनाट्यम से हो, सर्वाधिक क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे गए हैं भाई। तो देखिए इनका संबंध किससे हो गया, शोभना नारायण से हो गया, शोभना नारायण का संबंध किससे हो गया, कथक से हो गया, कथक तो उत्तर भारत का हो गया, उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का हो गया। 1992 के अंदर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिलता है, 1999 2000 के अंदर इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा देखिए कितनी बार अपने से पूछा गया कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, पूछा गया क्वेश्चन अपने कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, इनका संबंध भी कथक से है। इसके अलावा लच्छू महाराज का संबंध किससे है, बिरजू महाराज का संबंध कथक से हो गया, लच्छू महाराज का संबंध कथक से हो गया। सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज का संबंध भी किससे हो गया, सुखदेव महाराज का संबंध भी कथक से हो गया। शोभना नारायण का संबंध किससे हो गया भाई, शोभना नारायण, शोभना नारायण का संबंध भी किससे हो जाता है, कथक से हो जाता है। इसके अलावा राजश्री शेकी का संबंध भी किससे हो जाता है भाई, राजश्री शेकिया का संबंध भी पूछा जाए किससे हो गया, इनका संबंध भी कथक से हो जाता है। तो ये भी पूछा जाए, कभी कभार पूछा जाए बिरजू महाराज का संबंध कथक, लच्छू महाराज कथक, सुखदेव महाराज कथक, शोभना महाराज कथक और राजश्री शेकिया इनका भी किससे हो गया, तो इनका भी संबंध हो जाता है बच्चों कथक से। तो आपको याद रखना है। अब देखिए कथक से संबंधित कई बार घराने पूछ लिए जाते हैं, तो कथक से संबंधित कौन कौन से घराने हो जाते हैं। कथक से संबंधित एक तो बनारस घराना हो जाता है, इसके अलावा कथक से संबंधित कौन सा घराना हो जाता है, इसके अलावा रायपुर घराना हो जाता है। एक और घराना कौन सा हो गया, ग्वालियर घराना हो गया। और कौन सा घराना हो गया, एक और जयपुर घराना हो गया भाई, एक और कौन सा घराना हो गया, जयपुर घराना। बहुत बढ़िया। देखिए बनारस घराना कथक से संबंधित, रायपुर घराना कथक से संबंधित, जयपुर घराना कथक से संबंधित, ग्वालियर घराना किससे संबंधित, कथक से संबंधित। आनंद आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आनंद आ रहा है भाई। इसी तरह जो आनंद के साथ साथ अपने को क्या करनी है बच्चों, तैयारी करनी है, अपने को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना मतलब अपने को सरकारी नौकरी लेनी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे लगता है कि आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन के अंदर भी अपने को डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। नीदरलैंड का बिल्कुल नहीं है, दक्षिण अफ्रीका का बिल्कुल नहीं है, अमेरिका का बिल्कुल नहीं है, कहाँ का है, ये है बच्चों भारत का संविधान। देखिए 2-4 पॉइंट आप देखिए। सबसे पहले तो अपने से पूछ लिया जाए कि संविधान, सबसे अपने से पूछा जाए कि संविधान शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो संविधान शब्द दिया गया था हेनरी मैन के द्वारा। संविधान शब्द दिया गया हेनरी मैन के द्वारा दिया गया। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, हेनरी मैन के द्वारा दिया गया। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले अलिखित संविधान किस देश का बना, सबसे पहले अलिखित संविधान किस देश का बना। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे अपना आंसर ब्रिटेन आने वाला है। बहुत बढ़िया बात, ब्रिटेन आने वाला है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पुराना जो है लिखित संविधान किस देश का है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, फिलाडेल्फिया अमेरिका का आएगा। यहाँ पर सबसे जो है लिखित प्राचीन संविधान या दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का हो गया भाई। तो सबसे पहला लिखित संविधान हो गया बच्चों किस देश का, अमेरिका का हो गया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा देखिए एशिया के अंदर सबसे प्राचीन संविधान किसका हो गया भाई, एशिया में सबसे प्राचीन संविधान किसका हो जाता है। तो एशिया में सबसे प्राचीन संविधान जापान का हो जाता है। बहुत बढ़िया बात है। एशिया के अंदर सबसे नवीन संविधान किसका हो जाता है, एशिया में सबसे नवीन संविधान किस देश का हो जाता है। तो सबसे नवीन संविधान नेपाल का हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लिखित संविधान, दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। क्या लिखूं मैं आपके आगे, बताइए। आप कहोगे सर अपना ही नाम लिख दीजिए, हिंदुस्तान लिख दीजिए, ये लिख दीजिए भारत मैंने लिखा। क्यों सबसे बड़ा संविधान है भाई, इसलिए बड़ा संविधान है। सबसे देखिए कि सबसे पहले तो इसमें 395 आर्टिकल है।
सबसे पहले तो 395 अनुच्छेद हो गए, इसके अलावा 22 भागों के अंदर विभक्त हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा 8 अनुसूचियों के अंदर मूल संविधान के अंदर था, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। इसके अलावा एक इसके अंदर क्या हो गई, प्रस्तावना हो गई, इसलिए बड़ा हो गया। और इसके अंदर एक नीति निर्देशक तत्व भी तो अलग से शामिल किए गए, बाकियों ने नहीं किए, इसलिए भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाता है। कई बार ऐसे इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि लिखित संविधान बड़ा होने के पीछे रीजन क्या है। तो आप सभी को पता है हिंदुस्तान का इतना भौगोलिक स्वरूप बड़ा है, हिंदुस्तान के अंदर इतनी जातियां हैं, इतने जो है हिंदुस्तान के अंदर लोग निवास करते हैं, लोगों की परंपराएं हैं, लोगों की रीतियां हैं, लोगों की रिवाजें हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जनजातियां। चलें अपन आगे। बिल्कुल देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा, तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव जो है कहां पर पड़ता है, बंगाल के अंदर पड़ता है। और आप सभी को पता है बंगाल का विभाजन किया गया बच्चों, और बंगाल का विभाजन कब किया गया, 1905 के अंदर किया गया। और बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे भाई, बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का नाम हो गया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये क्या हो गए थे उस समय, गवर्नर जनरल। खूब सारी जानकारियां दी है मैंने इस टॉपिक के ऊपर, पीछे वाली क्लास से लगा के आप देख सकते हो। चलें अपन आगे। बिल्कुल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पूरा, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा अपन इसको क्या करते हैं, अब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये लीजिए भाई। चलो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख तक होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल देखिए, सबसे पहले तो लोकसभा का कार्यकाल नहीं होता, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप और हम मान सकते हैं। देखिए पार्लियामेंट जब अपन पढ़ते हैं, 2-4 पॉइंट लिखिए यहाँ पे। संसद, तो संसद जो है कभी अपने से पूछा जाए संसद के अंदर सदनों की संख्या कितनी हो गई, तो संसद में सदनों की संख्या 2 हो जाती है। इसके अलावा पूछे कि संसद के अंग कितने हो जाते हैं, तो संसद के अंग 3 हो जाते हैं। आगे लिख भी रहा हूं मैं, देखिए संसद में सदन कौन से हो गए, एक सदन का नाम हो गया भाई लोकसभा। नोट कर रहे हो नहीं कर रहे भाई, एक का नाम हो गया लोकसभा और एक का नाम हो गया राज्यसभा। बहुत बढ़िया बात होगी, एक हो गया। और अंग अपने से पूछिए तो लोकसभा, राज्यसभा और कौन सा हो गया, राष्ट्रपति हो गया। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो अपने सामने तीनों क्या हो जाती है, संसद हो जाती है। संसद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 79 हो गया। इसके अलावा लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 81 हो गया। इसके अलावा राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 80 हो गया। और राष्ट्रपति मिलता है आर्टिकल नंबर 52 से लेके अपने को 62 तक मिलता है। बहुत बढ़िया बात। अब देखिए 2-4 बातें और देखिए, अपने से कई बार पूछा जाता है कि स्थायी सदन कौन सा है इनमें से, तो स्थायी सदन कौन सा है अपने से, तो स्थायी सदन के अंदर अपन लिखते हैं यहाँ पर राज्यसभा। बहुत बढ़िया हो गया, राज्यसभा हो गया। 2-4 पॉइंट और देखिए अपने से, कौन कौन से पॉइंट और देखोगे। सबसे पहले तो अपने से पूछा जाता है कि लोगों का सदन किसे कहा जाता है, लोगों का सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। इसके अलावा चर्चित सदन किसे कहा जाता है, तो चर्चित सदन भी लोकसभा को कहा जाता है। जनप्रतिनिधि का सदन किसे कहा जाता है, ये भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा निचला सदन किसे कहा जाता है, ये भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा प्रथम सदन किन्हें कहा जाता है, प्रथम सदन इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा युवाओं का सदन किसे कहा जाता है, भैया युवाओं का सदन भी इन्हें कहा जाता है। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर। समझ आ रही है नहीं आ रही, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा रही है। अब देखिए कुछ और बातें देखिए, 2-4 बातें लोकसभा के बारे में। लोकसभा का उल्लेख तो अपने को मिल गया किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर बच्चों 81 के अंदर। यहाँ तक ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्य अपने से पूछा जाए तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम सदस्य हो सकते थे 550। व्यवहार में कितने सदस्य होते हैं भैया, तो यहाँ पर व्यवहार के अंदर सदस्य जो होते हैं ये होते हैं 543। ये जो 543 है इनमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे एरो लगाता हूँ। 543 का तो निर्वाचन किया जाता है और 2 व्यक्तियों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता था। किस आर्टिकल के द्वारा, तो आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता था। अब आप पूछोगे क्या सर अब भी मनोनीत करता है क्या, अब भैया बिल्कुल मनोनीत नहीं करता।
तो 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनयन पर क्या लगा दिया गया? एंग्लो इंडियन के मनोनयन पर बच्चों रोक लगा दी गई। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए एक दो बातें और देखिए। लोकसभा के अंदर एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण बहुत बार पूछा जाता है। लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण किस आर्टिकल में मिलता है अपने को, किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 330 के द्वारा मिलता है। और आर्टिकल नंबर 330 के द्वारा ये जो आरक्षण है ये कब तक बढ़ा दिया गया? तो 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इस आरक्षण को मोदी जी ने 2030 तक बढ़ा दिया। ये लीजिए, ये भी लेटेस्ट का क्वेश्चन बन गया अपने सामने, बहुत अच्छी बात है। एक और बात कौन सी और बात अपने सामने ये हुई कि लोकसभा के अंदर एससी एसटी के लिए आरक्षण है, तो एससी के लिए कितना आरक्षण और एसटी के लिए कितना आरक्षण? एससी के लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए 47 सीटें हैं। वे कितनी सीटें हो गई? 47 47 सीटें। बस दो ही बात और नोट करिए, इसलिए कि बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी बात मेरे जहन में चल रही थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था? लोकसभा के बारे में क्लियर हो गई? बिल्कुल लोकसभा के बारे में क्लियर होगी। चलो ठीक है भाई, यहीं तक आप क्या करोगे? इन्हें नोट करोगे। यहीं तक आप इन्हें क्या करोगे? नोट करोगे। बहुत अच्छी बात। चले अपन आगे। तो इसका कार्यकाल कितना हो जाता है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल हो जाता है। देखिए जनगणना के बारे में कितने सारे अपने से क्वेश्चन पूछे गए भाई। एक तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जनगणना टॉपिक जितना हो सकता है उतना रट दीजिए। और दूसरी बात, एक छोटी सी जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि नेक्स्ट आपको एक वीडियो मिलने वाली है। उस वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि स्टैटिक जीके के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो सर्वाधिक ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है भाई? जनगणना 2011 के अनुसार देखो, जनगणना 2011 के अंदर पूछा गया है कि साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर है 74.04। साक्षरता होगी 74.04%। नोट कर लेना इस बात को सबसे पहले, तो बहुत अच्छी बात होगी। अब दूसरी बात आप कहोगे कि सर कौन सी नोट करनी है? ये लीजिए दूसरी बात, पुरुष साक्षरता दर अपने से पूछी जाती है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो ये तो होगी 74.04 और पुरुष साक्षरता दर हो गई 82.14। 82.14% कौन सी होगी? पुरुष साक्षरता दर होगी। यहाँ तक भी बात ठीक है। अब अपने से ये भी पूछा जा सकता है कि महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर है 65.46%। महिला साक्षरता दर क्लियर होगी। तो ये देखिए तीनों के तीनों पॉइंट अपन ने लिखे, तीनों के तीनों पॉइंट अपन ने लिखे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04। तो ये लीजिए ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। बहुत अच्छी बात। पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो पुरुष साक्षरता दर 82.14 होगी और महिला साक्षरता दर पूछी जाए तो कितनी होगी? 65.46% या 65.46% होगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो देखिए, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा, किस राज्य में सागा दावा के नाम से मनाई जाती है? तो ये जो है सागा दावा के नाम से बुद्ध पूर्णिमा कहाँ पर मनाई जाती है? सिक्किम के अंदर मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा जो है सिक्किम के अंदर ये किस नाम से? सागा दावा के नाम से मनाई जाती है। क्लियर है? समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल। अब देखिए चू फाट पूछा जाता है। चू फाट कहाँ का लोक नृत्य है? चू फाट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, चू फाट। चू फाट कहाँ का लोक नृत्य हो गया? सिक्किम का। इसके अलावा लिंबू लोक नृत्य कहाँ का हो गया? लिंबू लोक नृत्य, लिंबू या फिर सुमा, ये लोक नृत्य कहाँ के हो गए? ये भी सिक्किम के हो गए। इसके अलावा छम मुखोटा, इसके अलावा छम मुखोटा, छम मुखोटा लोक नृत्य कहाँ का हो गया? ये भी कहाँ का हो गया? सिक्किम का हो गया। मारूनी लोक नृत्य, मारूनी लोक नृत्य ये कहाँ का हो गया? ये भी तो हो गया कहाँ का? सिक्किम का हो गया। देखिए अब कई बार जो है असम है ऑप्शन, तो असम के भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। 2-4 आप असम के भी लिख लीजिए। असम के कौन कौन से है? बागुरम्बा,
बागूरंबा कहाँ का हो गया, असम का हो गया। बिहू कहाँ का हो गया भाई, बिहू भी कहाँ का हो गया, असम का हो गया। चोगली नृत्य कहाँ का हो गया, चोगली नृत्य भी असम का हो गया। और झूमर नृत्य, घूमर नहीं झूमर नृत्य कहाँ का हो गया, तो ये असम के हो गए। देखिए अपने सामने सिक्किम ऑप्शन था, तो चू फाट सिक्किम का लोक नृत्य है, लिंबू या झूमा नृत्य सिक्किम का है, छम मुखोटा सिक्किम का है, मारूनी लोक नृत्य सिक्किम का है। और असम के देखिए कौन कौन से हैं, बागूरंबा असम का है, बिहू है, चोगली है और कौन सा है, झूमर है। ये कहाँ के हो गए, असम के हो गए। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा क्लास लगाने में, बताइए भी। अगर आनंद आ रहा है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए, लिखिए नाइस क्लास सर, थैंक यू सर। हरिपा ने लिख दिया थैंक यू सर। किसने लिखा, मंजू ने, नाइस क्लास सर, थैंक यू भैया आप सबको। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निशांगधी नृत्य उत्सव भारत में किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक के अंदर, कहाँ पर मनाया जाता है भाई, तो ये मनाया जाता है निशांगधी नृत्य जो है कहाँ मनाया जाता है बच्चों, केरल के अंदर मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, केरल कहाँ मनाया जाता है, केरल। इसके अलावा पूछा जाता है भाई कलरियट्टू, कैलरीपयट्टू ये नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, पूरा पढ़ लेना भाई। कैलरियपट्टू ये कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। पडायन या पडायनी नृत्य कहाँ मनाया जाता है, ये भी केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा तुल ये भी कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी केरल के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा ओटम थुलाल नृत्य, बहुत बढ़िया भाई, ओटम थुलाल नृत्य कहाँ मनाया जाता है, केरल के अंदर मनाया जाता है। टपकली नृत्य, टपकली केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा कोलकली, कोलकली केरल में मनाया जाता है। कृष्णाटम, स्टार लगा लेना भाई कृष्णाटम पर, कृष्णाअट्टम ये कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। काली अट्टम केरल में मनाया जाता है, कृष्णाअट्टम, काली अट्टम। और कौन सा हो गया, कुड़िया अट्टम, और कौन सा हुआ, कुड़िया अट्टम, ये भी कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। तो दो जो है स्टेट के ऊपर आप स्टार लगा लेना, एक तो असम के ऊपर लगा लेना और एक आप केरल के ऊपर लगा लेना, एक आप महाराष्ट्र पे लगा लेना और एक आप एमपी पे लगा लेना। यहाँ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आप छाप देना भाई, निश्चित तौर पे एग्जाम्स में पूछी जाएगी भाई, निश्चित तौर पे एग्जाम्स में बच्चों पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। भाई पूछा गया क्वेश्चन है कौन सा, देखिए निम्न में से कौन सा तिलहन जो है रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। अलसी के बीज, मूंगफली, सरसों, अरंडी के बीज। तो अरंडी के बीज जो है, जो ये तिलहन है और ये कौन सी होगी फसल, रबी के फसल, और इसके अलावा कौन सी होगी भी, रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों के अंदर उगाया जाता है। किसी, अरंडी के बीज को, अरंडी के बीज को। क्लियर हो गया। देखो अभी सबसे पहले जायद की फसल, जायद की फसल कब उगाई जाती है, जायद की फसल में, जायद की फसल उगाई जाती है मार्च और अप्रैल में। लिखोगे मार्च और अप्रैल के अंदर कौन सी फसल, जायद की फसल। 2 नंबर पे कौन सी फसल हो गई, खरीफ की फसल। 2 नंबर हो गई खरीफ की फसल। ये कब उगाई जाती है, ये उगाई जाती है जून और जुलाई के अंदर, जून और जुलाई में उगाई जाती है। 3 नंबर कौन सी फसल होगी, जायद की फसल होगी, खरीफ की फसल होगी, रबी की फसल, अक्टूबर और नवंबर के अंदर। ये अक्टूबर और नवंबर के अंदर, ये लीजिए अक्टूबर और नवंबर के अंदर उगाई जाती है। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। चलें अपन आगे, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। अभी लोकसभा के बारे में चर्चा तो अपन ने कर ली, इस क्वेश्चन को अपन सीधा सीधा ही पढ़ते हैं भाई। देखो सीधा सीधा टेढ़ा कैसे पढ़ा जाता है, आप कहोगे सर टेढ़ा पढ़ने का मतलब है खोद खोद के निकालना। लोकसभा और राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए पहला, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, बिल्कुल दोनों के अंदर चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति
पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों के अंदर चलाई जा सकती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए, कहना क्या चाहता है? कहना यह चाहता है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर समान शक्तियां प्राप्त नहीं है किसके अंदर। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रस्ताव है, आप लोकसभा से, राज्यसभा से, किसी भी सदन से शुरुआत कर सकते हो। 2 नंबर पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आप सभी को पता है, संसद के किसी भी सदन के अंदर शुरू कर सकते हैं। 3 नंबर पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी आर्टिकल नंबर 368 को संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं, साधारण बहुमत वाले किसी भी सदन में रख सकते हैं। अब अपने पास बच्चा ही ऑप्शन 1 है, तो बच्चा ऑप्शन 1 है, तो यही सही होगा, धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब देखिए धन विधेयक, मनी बिल। धन विधेयक जो है, सबसे पहली बात ये सरकारी विधेयक होता है। 1 नंबर पे बात ये होगी, धन विधेयक का उल्लेख। धन विधेयक का उल्लेख 2 आर्टिकल में मिलते हैं। एक तो अपने को मिलता है आर्टिकल नंबर 109, धन विधेयक संसद के लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा, ये बात तो कहता है आर्टिकल नंबर 109। और धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल नंबर 110। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल नंबर 110। 5 पॉइंट लिखिए धन विधेयक से संबंधित फटाफट। सबसे पहले धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है। 1 नंबर बात, धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है, बहुत बढ़िया बात। 2 नंबर बात, धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से की जाती है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से की जाती है। क्यों की जाती है? धन जो होता है लोगों का होता है, लोगों का सदन कौन सा है भाई? लोकसभा हो गया, बहुत अच्छी बात है। धन विधेयक जो है इस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। धन विधेयक को कभी भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। इसके अलावा धन विधेयकों पर कभी भी कौन सा अधिवेशन, जॉइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, यानी आर्टिकल नंबर 108 का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी आर्टिकल नंबर 111 का प्रयोग भी इस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। और धन विधेयक को राज्यसभा केवल और केवल कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती, नहीं तो स्वतः ये क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। संवत लिख दिया, क्या स्वतः क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। भी क्लियर? बिल्कुल क्लियर। बढ़े अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया अलग होगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, एसएससी ने पूछा है 2023 के अंदर। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? कौन सा देश घेरता है? तो ये घेरता है बांग्लादेश। कौन सा देश घेरता है? बांग्लादेश घेरता है। अब देखिए, भारत के अंदर पूछा जाए कि स्थलीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? तो स्थलीय सीमा सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर की लगती है। पहली बात तो ये। 2 नंबर बात अपने लिए कौन सी हो गई भी? बांग्लादेश की कई बार राजधानी पूछ लिया जाता है, तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी हो गई? ढाका हो गई। बांग्लादेश की कई बार मुद्रा पूछ ली जाती है, तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी होगी? बांग्लादेश की मुद्रा टक्का हो गई। इसके अलावा बांग्लादेश के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन हो गए? वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन हो गए? बांग्लादेश के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन हो गए? मोहम्मद यूनुस हो गए। मोहम्मद यूनुस वर्तमान के क्या हो गए? ये प्रधानमंत्री हो गए। बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए भाई, अब अपने से पूछ लिया जाता है कि भारत की जो है स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो आप सभी को पता है चाइना के साथ भी लगती है, नहीं लगती? बिल्कुल लगती है भाई। ये लीजिए भाई, 1 मिनट पे देखिए, भारत की स्थलीय सीमा चाइना के साथ लगती है। इसके अलावा किसके साथ लगती है भाई? बांग्लादेश के साथ लगती है। चाइना के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, और किसके साथ लगती है? अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, और नेपाल के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, और किसके साथ लगती है भाई? भूटान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा 1 2 3 4 5 6 7 देशों के साथ लगती है।
भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो ये लगती है 7 देशों के साथ। चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। सर्वाधिक पूछे तो किसके साथ होगी? बांग्लादेश के साथ होगी। और सबसे कम पूछे तो किसके साथ होगी? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ होगी। बहुत बढ़िया बात। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बनता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है 1 नंबर पे मेघालय के साथ, देखिए असम के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ है। इसके अलावा त्रिपुरा के साथ लगती है, और त्रिपुरा के अलावा और किसके साथ लगी? मिजोरम के साथ में, मिजोरम के साथ लगी। और किसके साथ लगी? और भैया पश्चिम बंगाल के साथ लगी। क्लियर? क्वेश्चन समझ आया? नहीं है? देखिए थोड़ा सा डीपली अपन चले, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बांग्लादेश के साथ सबसे पहले मैंने आपसे कहा कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमाएं, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। और सर्वाधिक किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। ये लीजिए, सर्वाधिक बांग्लादेश की लगती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा था कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है, और ये 7 के 7 देश मैंने आपके सामने लिखे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? भी भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? जनसंख्या वृद्धि नहीं थी, मानव समान काम हेतु वेतन नहीं थी, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर लेके जाना। भी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर लेके जाना। अब देखिए भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, भारत में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। सबसे पहले तो पंचवर्षीय योजना, ये जो मॉडल है किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया USSR, यानी कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ, रूस के संविधान से ले लिया। कुल कितनी योजनाएं हो गई थी? कुल 12 योजनाएं हो गई थी। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर वर्तमान में क्या है? वर्तमान के अंदर तो है भैया नीति आयोग। वर्तमान में कौन सा आयोग हो गया? नीति आयोग हो गया। बहुत बढ़िया बात। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महोलनोबिस मॉडल पर आधारित थी, महोलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना गोडगिल मॉडल पर आधारित थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के तहत है? ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो बच्चों गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। बिल्कुल बढ़िया। थोड़े से रफ्तार पकड़ते हैं भैया अपने, थोड़ी सी क्या पकड़ते हैं? रफ्तार पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य में व्यापार का माना जाता है। क्या माना जाता है? देखिए व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का व्यापार के क्या माना जाता है? मात्रा माना जाता है भाई। चलो बढ़ो अगला क्वेश्चन। शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें जाना जाता है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए भाई पूछा गया शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें जाना जाता है, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए इन्हें जाना जाता है? जिन्हें पद्म भूषण से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किससे संबंधित होगी? देखिए शास्त्र अलरमेल वल्ली किस शास्त्रीय नृत्य से जिसे पद्म भूषण दिया गया था? तो ये है भरतनाट्यम से संबंधित। किससे हो गया? भरतनाट्यम से संबंधित। देखिए मोहिनीअट्टम कहाँ का हो गया? मोहिनीअट्टम बच्चों केरल का हो गया। बहुत अच्छी बात। भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का हो गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। कथकली कहाँ का हो गया? ये लीजिए कथकली कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। तो ये जो है शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें जाना जाता है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये संबंधित भरतनाट्यम से संबंधित। किससे हो गई? भरतनाट्यम से संबंधित। अब देखिए भरतनाट्यम से संबंधित हो गई भाई, भरतनाट्यम से संबंधित हो गई। चलो ठीक है भी, भरतनाट्यम से संबंधित हो गई।
या कुचिपुड़ी से संबंधित हो गई। 1 मिनट। शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें जाना जाता है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, लेकिन किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। कुचिपुड़ी देखिए, कुचिपुड़ी से संबंधित कई बार पूछ लिया जाता है कि कुचिपुड़ी जो कहाँ का हो गया? कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का हो गया भाई? कुचिपुड़ी नृत्य हो गया आंध्र प्रदेश का। कच्ची पुड़ियाँ वही खाते हैं जो लोग क्या होते हैं भाई? अंधे होते हैं। तो देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति कितनी बार पूछा जाता है एसएससी के अंदर? कुचिपुड़ी। इसके अलावा राजा रेड्डी और कौन? राधा रेड्डी। इसके अलावा दीपिका पद्मजा, ये भी किससे संबंधित हो गई? ये भी पद्मजा नहीं, 1 मिनट। राधा रेड्डी और दीपिका रेड्डी। पद्मजा तो रेड्डी है भाई, पद्मजा रेड्डी। देखिए राजा रेड्डी हो गया, राधा रेड्डी हो गया, फिर आ गया दीपिका रेड्डी, पद्मजा रेड्डी। ये भी किससे संबंधित हो गई? तो ये भी होगी अपने कुचिपुड़ी से संबंधित। स्वपन सुंदरी, इसके अलावा स्वपन सुंदरी, ये भी किससे संबंधित हो गई? ये भी होगी कुचिपुड़ी से संबंधित। ये बार बार एसएससी के अंदर पूछे गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आपके लिए साथ में क्या करते हैं, इन्हें कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है भाई? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित हो गया? अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल नंबर कौन सा? 17। विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल नंबर कौन सा? 14। उपाधियों का अंत, आर्टिकल नंबर कौन सा? 18। शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया भाई? 21 हो गया। क्लियर हुआ? शिक्षा का अधिकार या फिर आर्टिकल नंबर, देखो शिक्षा का अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 17 हो गया। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल नंबर 14 1 और 14 2 हो गया। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 हो गया। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार यहाँ पे पूछ लिया जाता, तब अपने को आर्टिकल नंबर कौन सा देना था? तो शिक्षा का अधिकार देखिए आर्टिकल नंबर 21 क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया अपने लिए? स्पर्शता, ये लिखिए अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 17 हो गया। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है भाई। ऋग्वेद जो है सूक्तों का संग्रह है। देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। छोटा सा क्वेश्चन अपने को लग रहा है, लेकिन कई बार जो है प्राचीन भारत से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये इतिहास का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का क्वेश्चन है। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है भाई। तो इसके अंदर कितने हैं? 1028। कितने सूक्त हो गए? देखिए सबसे पहले तो वेद अपने से पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो अपने से वेद पूछ लिए जाते हैं कि वेदों की संख्या कितनी हो गई? तो वेदों की संख्या हो जाती है कितनी? 4 हो जाती है। सबसे प्राचीन वेद कौन हो गया? ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद के बाद कौन सा हो गया? यजुर्वेद हो गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, इसके अलावा सामवेद और कौन सा? अथर्ववेद। सामवेद और अथर्ववेद हो गए, बिल्कुल 4 हो गए। अब एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछती है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद हो गया। यहीं से क्या लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद बहुत बार एसएससी पूछती है। मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अलावा ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के अंदर सूक्त अगर पूछे जाए तो कितने हो गए? सूक्त हो गए 1028। तो इसके अंदर क्या हो गए? सूक्त हो गए। और इसके अलावा इसमें मंत्र कितने हो जाते हैं? तो 10,463। 10,463 इसमें क्या हो गए? मंत्र हो गए। ये लीजिए, ये तो हो गए मंत्र और ये हो गए सूक्त। ये तो हो गए मंत्र और ये हो गए सूक्त हो गए। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? देखिए ये 2022 का क्वेश्चन था, अपन इसे 2023 और 24 का क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये बने तो कौन थे? योगी आदित्यनाथ ही बने। भी कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ बने। अब सबसे पहले देखिए वर्तमान के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हो गए? भी सभी को पता है इस चेहरे का, तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हो गए।
योगी आदित्यनाथ हो गए। बहुत बढ़िया। अब अपने से पूछ लिया जाए कि वर्तमान के अंदर जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल या गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है वर्तमान के अंदर आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल वर्तमान के अंदर कौन है यहाँ के। इसके अलावा देखिए सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहाँ की है, सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य की है? तो बच्चों सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहाँ की हो गई? यूपी की हो गई। और कितनी हो गई? 80 हो गई। अब पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक राज्यसभा सीटें कहाँ की है, सर्वाधिक राज्यसभा सीटें ये कहाँ की है? तो ये भी कहाँ की हो गई? यूपी की। और कितनी हो गई? 31 हो गई। ये लीजिए स्टार लगा लेना, यहाँ पे बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 4। दीजिए भाई इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। क्या जवाब देते हो बच्चों इस क्वेश्चन का? अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था भाई? अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? पूछा गया है अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था। सबसे पहले तो देखिए राज्य हड़प नीति, सबसे पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्लीपी, राज्य हड़प नीति। और ये राज्य हड़प नीति भारत में किसके द्वारा लाई गई थी? राज्य हड़प नीति भारत में लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। और ये 1848 से लेके 1800 कब तक था भाई? 56 तक भारत के क्या रहे थे? गवर्नर जनरल रहे थे। बहुत बढ़िया। अब पूछा जाता है राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसे हड़पा गया था? सबसे पहले सतारा को हड़पा गया। कब? 1848 के अंदर। फिर किसे हड़पा गया? सतारा, संभलपुर, फिर हड़पा गया संभलपुर को। फिर संभलपुर के साथ किसे? जेतपुर को हड़पा गया भाई। इन्हें कब हड़पा गया? 1849 के अंदर हड़पा गया। इन्हें भी 1849 के अंदर हड़पा गया। फिर देखिए पूछा जाता है झांसी को कब हड़पा गया? झांसी 1853 के अंदर झांसी को हड़पा गया। नागपुर को कब हड़पा गया? नागपुर को हड़पा गया 1854 के अंदर। क्वेश्चन और पूछा गया है किसे? झांसी को कब हड़पा गया? नहीं, अवध को कब हड़पा गया भाई? क्वेश्चन के अंदर अवध पूछा गया है, तो इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 1856 आ जाएगा। ये लीजिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों। देखिए राज्य हड़प नीति भारत के अंदर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जिसे कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल भारत में 1848 से लेके 1856 तक रहा था। सबसे पहले सतारा को 1848 में, संबलपुर और जेतपुर को 49 में, झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में और अवध को कब बच्चों? 56 के अंदर। कई बच्चे यहाँ पे 54 भी जो है कमेंट करेंगे भाई, करना बिल्कुल कमेंट करना, 54 लिखना, 53 है भाई। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किससे संबंधित है भाई? प्रसिद्ध भारतीय मेरी कॉम किससे संबंधित है? तो मेरी कॉम जो है किससे संबंधित होगी? मणिपुर से संबंधित होगी। मेरी कॉम का संबंध किससे हो गया? मणिपुर से हो गया। देखिए एक मिनट मेरी कॉम के बारे में पूछा जाता है। MC मेरी कॉम, मेरी कॉम का संबंध किससे हो गया? मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी से इनका संबंध हो गया। किस राज्य से अपना संबंध रखती है? तो ये संबंध रखती है मणिपुर से। और मणिपुर के अंदर भी पूछा जाता है किस जनजाति से ये संबंध रखती है? तो कोम कुकी जनजाति से। ध्यान रखना किस जनजाति से? कोम कुकी जनजाति से ये क्या रखती है? संबंध रखती है। इसके अलावा अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी ये किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा हो गई? MC मेरी कॉम की। इसके अलावा जो है ओलंपिक खेलों के अंदर पदक जीतने वाली मुक्केबाजी के अंदर पहली महिला, ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी के अंदर, ओलंपिक खेलों में किस में? ओलंपिक खेलों के अंदर मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली, मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन हो जाती है? तो पहली महिला खिलाड़ी हो जाती है MC मेरी कॉम। कौन हो गई? MC मेरी कॉम, जिनका संबंध, देखिए 4 बातें याद रखिए फटाफट। कौन सी बातें होगी? MC मेरी कॉम का संबंध मणिपुर से, MC मेरी कॉम संबंध हो गया इनका किससे? मुक्केबाजी से इनका संबंध हो गया। मणिपुर से संबंध रखती है, कोम कुकी जनजाति से है भाई।
किस जनजाति से है ये? कोमको की जनजाति से है। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा होगी? MC मेरी कॉम की। ओलंपिक खेलों के अंदर मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज कौन होगी? तो वो भी कौन होगी? MC मेरी कॉम होगी। चलिए आगे, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन। आज वाली क्लास आपको थोड़ी सी और विशेष लग रही होगी बच्चों, लग रही है नहीं लग रही? बिल्कुल कमेंट करके आप हमें बताना है। निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? ये देखिए कितनी बार इस बार RPF SI का क्वेश्चन भी पूछा गया था हॉर्नबिल के बारे में। सबसे पहले हॉर्नबिल देखिए, हॉर्नबिल है या कुछ और है? हॉर्नबिल, बिल्कुल हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल जो कहाँ का उत्सव है? तो ये है नागालैंड का। हॉर्नबिल जो है कहाँ का उत्सव हो गया? नागालैंड का। बहुत बढ़िया बात। नागालैंड के अंदर ये उत्सव 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, भी त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वहाँ पर सभी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। वहाँ पर सभी जनजातियों के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नाम जो है किसके नामकरण के ऊपर पड़ा है? पक्षी के नामकरण के ऊपर है, या पक्षी के नाम के ऊपर नामकरण पड़ा हुआ है। किसका? किस महोत्सव का? हॉर्नबिल का। इसके अलावा नागालैंड के चांगलो नृत्य पूछा जाता है। चांगलो नृत्य कहाँ का है भाई? चांगलो नृत्य ये कहाँ का है? नागालैंड का। मोदस नृत्य पूछा जाता है, कहाँ का है भाई? मोदस नृत्य ये कहाँ का है? ये भी नागालैंड का है। ओल्लू अट्टम ये क्या है? ओल्लू आयट्टू या ओल्लू अट्टम, ओल्लू आयट्टू ये कहाँ का नृत्य हो गया? तो ये भी कहाँ का हो गया? नागालैंड का हो गया। देखिए हॉर्नबिल था, हॉर्नबिल नागालैंड का है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये किस जनजाति द्वारा? वहाँ पर सभी जनजातियों के द्वारा। इसका नाम पक्षी के नामकरण पर पड़ा है। चांगलो नृत्य, मोदस नृत्य, इसके अलावा ओल्लू आयट्टू नृत्य कहाँ का हो गया? नागालैंड का हो गया। चले बिल्कुल चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। देखिए वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल, राज्यों के अंदर मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को समाप्त करने की, प्रतिविल करने की, माफ करने की शक्ति होती है क्या? राज्यपाल के पास कहाँ शक्ति होती है किसी व्यक्ति को मृत्युदंड माफ करने की? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। वह कतिपय परिस्थितियों के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर निहित होती है। बिल्कुल, राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होती है और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। बहुत अच्छी बात है भाई। तो अब देखिए ये किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड केवल और केवल अगर माफ करेगा तो मृत्युदंड बच्चों राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति के अलावा और कोई मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो कर ही सकती है, राष्ट्रपति के अलावा नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया बात। अब देखिए किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा माफ कर सकता है? आर्टिकल नंबर 72 को। अब आप कैसे याद रखोगे? आप मेरा साथ दोगे तो हम तुम्हें माफ भी कर देंगे। आप मेरा साथ दोगे तो हम तुम्हें माफ भी कर देंगे। 7 और 2 कितने हो जाते हैं? 72। तो आर्टिकल नंबर 72 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा माफ कर सकता है, चाहे वो सैन्य मामले के अंदर हो, चाहे वो नागरिक मामले के अंदर हो, कोई भी मामला हो वो व्यक्ति कर सकता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। चलो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित किया गया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। 5-4 बातें आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर होगी। बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन हो गए? तो जनक हो गए A.O. ह्यूम हो गया। बहुत अच्छी बात है, A.O. ह्यूम हो गया, क्लियर हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है भाई? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी।
व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करते हैं ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी करते हैं, ये भी अच्छी बात है। तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है भाई? ये करता है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है भाई? तो ये करते हैं जॉर्ज यूले। अब क्वेश्चन पूछती है एसएससी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो पहले अंग्रेज कौन हो गए? जॉर्ज यूले हो गए। बहुत बढ़िया बात। 5 बातें और लिख लीजिए। जब राष्ट्रगीत गाया जाता है, जब राष्ट्रगीत गाया जाता है, और राष्ट्रगीत गाया जाता है 1896 के अंदर, कलकत्ता का अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता की थी M.A. सयानी के द्वारा। M.A. सयानी के द्वारा जिस समय राष्ट्रगान गाया जा रहा था, तो राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 के अंदर। 1911 के अंदर गाया गया था। ये भी कलकत्ता का अधिवेशन था और ये की गई थी बिशनदास नारायण के द्वारा। ये लीजिए, बिशनदास नारायण के द्वारा। बस 2 ही बातें और लिख लीजिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत का अधिवेशन था, और सूरत का अधिवेशन था 1907 का, जहां पर कांग्रेस 2 भागों में बंटी थी भाई। जहां पर कांग्रेस कितने भागों में? 2 भागों में बंटी थी। और कांग्रेस पुनः एक कब हो जाती है? यही तो पूछा गया है, 1916 का। और ये अधिवेशन कौन सा था? लखनऊ अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बहुत अच्छी बात हो गई। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन होगी? श्रीमती एनी बेसेंट होगी। श्रीमती एनी बेसेंट होगी। और पहली भारतीय महिला कौन होगी? लगे हाथ लिख लीजिए बच्चों, सरोजनी नायडू होगी। क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है भाई। आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जब पूछ लिया जाता है तो फिर क्या होता है अपने साथ में? वही होता है भाई, आप और हम जो सोच रहे हैं। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है भाई? पूछा गया क्वेश्चन, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल है क्या? बिल्कुल, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल। इसके अलावा देखिए भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ साइकिलिंग ऑफ इंडिया है क्या? बिल्कुल नहीं है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये है भाई बीसीसीआई का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बिल्कुल बीसीसीआई ये हो गया भी, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए भी पूछा जाता है कि बीसीसीआई के सचिव, बीसीसीआई के सचिव कौन थे बच्चों? तो बीसीसीआई के सचिव थे जैसा। कौन थे? जैसा। अब आप कहोगे सर ये तो गलत करवा दिया। भैया बिल्कुल गलत नहीं करवाया। जैसा बन गए किसके? आईसीसी के। जैसा किसके बन गए? आईसीसी के बन गए। क्लियर हो गया। इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल के जैसा आईसीसी बन गए। तो ये आईसीसी के बन गए और आईसीसी के बन गए। इसका मतलब अब देखिए, बीसीसीआई के वर्तमान के अध्यक्ष कौन हो गए? तो ये हो गए देवजीत सेकिया। ये हो गए देवजीत सेकिया। कंफ्यूज तो नहीं कर दिया क्या मैंने आपको? देवजीत सेकिया हो गए। अगर कंफ्यूज कर दिया तो ऐसे लिख लीजिए, बीसीसीआई के वर्तमान के अध्यक्ष कौन हो गए? देवजीत सेकिया हो गए। क्लियर हो गया। इन्होंने किसका स्थान ले लिया? तो इन्होंने स्थान ले लिया जैसा का। अब तो कंफ्यूज नहीं हो, सही बताना भाई। देखो, सुमन महावर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है सर। तो बीसीसीआई के वर्तमान के देवजीत सेकिया हो गए और किसका स्थान ले लिया? जैसा का ले लिया। इसके अलावा आईसीसी के वर्तमान में कौन हो गए भाई? आईसीसी के वर्तमान के कौन हो गए? तो आईसीसी के वर्तमान के अंदर हो गए जैसा हो गए। कौन हो गए? आईसीसी अपने से पूछा जाए कौन हो गए? आईसीसी के हो गए अपने जैसा हो गए। और इन्होंने किसका स्थान ले लिया? ग्रेग बाकले का स्थान ले लिया। इन्होंने किसका स्थान लिया? ग्रेग बाकले का स्थान लिया। और ये ग्रेग बाकले कहाँ के थे भाई? कहाँ के थे? अब भी है भैया, न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के। क्लियर हो गए। अगर ये आपको कंफ्यूज करती है तो इसको काट देना, ये सही मान लेना। बीसीसीआई के देवजीत सेकिया स्थान लिया इन्होंने जैसे का। आईसीसी के कौन हो गए? जैसा हो गए। और इन्होंने ग्रेग बाकले का स्थान ले लिया जो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट से भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कौन से हैं भाई? भारतीय संविधान में समानता से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? देखिए पूछ लिया ना, जिस क्वेश्चंस की मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर चर्चा करता रहता हूँ। बिल्कुल, भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में, और भाग नंबर 3 में अपने को क्या मिलते हैं? भाग नंबर 3 में अपने को मिलते हैं बच्चों मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार मिलते हैं? मौलिक अधिकार मिलते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए पूछा गया है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक चलता है, तो कितने प्रकार के होंगे समानता के अधिकार? 5 प्रकार के होंगे। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से लेके 22 तक, 19, 20, 21, 22 कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 कितने हो गए? 2 हो गए भाई। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25, 26, 23, 28 कितने हो गए? 4 हो गए। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल नंबर 29 और 30 कितने हो गए? 2। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने हो गए? तो ये आर्टिकल नंबर 32 1 हो गया। ये लीजिए, क्लियर? बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो क्या? हो तो लिख लेना। 14 से 18 5 बनते हैं, 19 से 22 4 बनते हैं। इसके अलावा 23 और 24 2 बनते हैं। आर्टिकल नंबर 25 से 28 4 बनते हैं, और आर्टिकल नंबर 29 और 23 2 बनते हैं। आर्टिकल नंबर 32 1 ही बनते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो आगे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ की गई थी भाई 1951 के अंदर। खूब चर्चा कर चुके हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 के अंदर पारित किया गया था। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत के लिए अगला महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है? बताइए किसे नियुक्त किया है भाई? किसे नियुक्त किया गया है बताइए? भारत के राष्ट्रपति ने महान्यायवादी। देखिए बच्चों 2-4 बातें देखिए महान्यायवादी के बारे में। सबसे पहले तो एसएससी कितनी दफा कितनी बार ये पूछा कि महान्यायवादी का उल्लेख भारत के संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्त होता है भाई ये, और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। बहुत अच्छी बात। भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है। बहुत अच्छी बात है। महान्यायवादी को सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए कौन सा पद बनाया गया? तो ये बनाया गया सॉलिसिटर जनरल का। पद कौन सा बनाया गया? सॉलिसिटर जनरल का। भारत के महान्यायवादी को सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए पद बनाया गया सॉलिसिटर जनरल का, और सॉलिसिटर जनरल को भी सहायता एवं सलाह देने के लिए पद बनाया गया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का। अब आप पूछोगे कि इन दोनों का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? भैया ये संवैधानिक पद ही नहीं है, केवल सलाह के लिए बनाए गए हैं, इसलिए संवैधानिक पद नहीं है, तो इनका उल्लेख भी नहीं मिलता, केवल और केवल सलाह के लिए। लेकिन ये किसे बनाया गया? आर वेंकटरमणी को। किसे बनाया गया? आर वेंकटरमणी को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। बहुत बढ़िया बात। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो ये किया गया सरदार सवर्ण सिंह। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किए गए। जब जोड़े गए तो इनकी संख्या 10 थी, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई? वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई। तो 11वां कौन सा हो गया? ये हो गया 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा भैया। और कब जोड़ दिया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया। चलो आगे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्य रूप से निर्भर है। बहुत चर्चा कर चुके हैं हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति किसके ऊपर है? हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम। मतलब अपने को क्या करना है? अधिक जो है पैदावार उपज करनी है। सही है लफ्ज क्या? उपज करनी है। क्लियर हो गया? हरित क्रांति मुख्य रूप से निर्भर है किस पर निर्भर है भाई? वर्षा पर निर्भर नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति भी नहीं है, प्राकृतिक उर्वरकों पर नहीं है। हाई यील्ड वेराइटी मतलब अपने को क्या करना है? इस प्रकार के बीज तैयार करना जहां से अपने को क्या है कि बहुत सारी जो है
अपने को जो फसल होती है उनके अंदर बढ़ावा मिल सके। भारत के अंदर हरित क्रांति, थोड़ी सी 2 लाइनें लिख लीजिए। भारत के अंदर भैया हरित क्रांति का जनक, कुछ तो लिखिए। हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन पूरा ही लिखिए। एम एस स्वामीनाथन को भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और इसी एम एस स्वामीनाथन को कब दिया गया था? भारत रत्न 2024 के अंदर इन्हें पुरस्कार कौन सा मिलता है? भारत रत्न। भारत रत्न से इसे सम्मानित किया गया था। और दुनिया के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस बोरलॉग को कहा जाता है। भाई किसे कहा जाता है? बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है बच्चों, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और इन्हें 1970 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार भैया? नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। तिरुवत्तिरकली त्यौहार मुख्य रूप से निम्न किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? भाई थोड़ी सी क्लास 10 मिनट की बच्चों एक्स्ट्रा रहने वाली है, इसलिए कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और मुझे नहीं लगा कि अपने को बाईपास निकलना चाहिए। तो 10 मिनट और आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, अपन खूब अच्छे क्वेश्चन को क्या करते हैं? हल करते हैं। तिरुवत्तिरकली त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? केरल के अंदर मनाया जाता है। भी कहाँ पर मनाया जाता है? केरल के अंदर मनाया जाता है। अब देखिए एराविकुलम कितनी बार पूछा गया? एराविकुलम, एराविकुलम, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल के अंदर है। 2 नंबर पे साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल के अंदर है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल के अंदर है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल के अंदर है। पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल के अंदर है। अन्नामुडी शोला कहाँ पर है? केरल के अंदर है। भाई अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और ये कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। इसलिए बच्चों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भी। अगला क्वेश्चन चलो। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी में सजाए गए थे। तो ये किसको सजाए गए थे? हाथियों को सजाए गए थे। मेगस्थनीज ने वर्णन किया था। किसका दरबारी था? किसके काल के अंदर? ये चंद्रगुप्त के मौर्य के काल के अंदर बच्चों। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? मेगस्थनीज के द्वारा। मेगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आपका कल का बच्चों क्या है? क्वेश्चन है भाई। मेगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? फिर से देखिए, मेगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? किस भाषा के अंदर लिखी गई थी? प्यारे प्यारे बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। पहले तो क्लास के लिए आपको कमेंट करना है, क्लास कैसी लगी। उसके बाद में आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में जाकर छाप कर आपको आंसर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय की बच्चों खासी पहाड़ियों के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। और भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय के अंदर होती है। कहां पर होती है? मासिनराम मेघालय के अंदर होती है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का नहीं है, बिहार का नहीं है, पश्चिम बंगाल का नहीं है, किस राज्य का है? राजस्थान का है। कालबेलिया, गुलाबो सपेरा, कालबेलिया कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो गया। घूमर कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो गया। भंवई कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो गया। गणगौर कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो गया। झूलन कहाँ का हो गया? झूलन कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो गया। ख्याल कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो गया। तो इसका सही आंसर राजस्थान। एक और लिख लीजिए भाई, 13 ताली कहाँ का हो गया? दे ताली 13 ताली राजस्थान के हो गए। चलो, आनंद आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल। आज की क्लास अच्छी लगी होगी बच्चों आपको। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के अंदर फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है कौन सा? ओणम। मकर संक्रांति, लोहड़ी, बैसाखी, ओणम। ओणम कहाँ का त्यौहार है भाई? ओणम देखिए भाई, ओणम मनाया जाता है बच्चों कौन सा? ओणम। ये कितने दिनों का त्यौहार हो गया? ये 10 दिनों का त्यौहार है भाई।
10 दिनों का ये क्या है, त्यौहार है। किस महीने में इसकी शुरुआत की जाती है, चिंगम महीने के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है भाई, चिंगम महीने में इसकी क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। क्लियर हो गया। कौन सा, ओणम। महाबली राजा के घर वापसी पर यह मनाया जाता है भाई, ये लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों का कार्य सम्मिलित है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अपने को कहां पर मिलता है बच्चों, 10 और 4 14। भाग नंबर किस में मिलता है, 14 के अंदर। भाग नंबर 14 में बच्चों आर्टिकल नंबर 315 में भाई संघ लोक सेवा आयोग बच्चों, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी पूछा गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में मिलता है। तो भाग नंबर कौन सा हो गया, भाग नंबर 14 हो गया और आर्टिकल नंबर हो गया 315, अनुच्छेद नंबर 300 कौन सा हो गया, 15 हो गया। और वर्तमान के इसके चेयरमैन कौन है, प्रीति सूदन, श्रीमती प्रीति सूदन, वर्तमान की यूपीएससी की चेयरमैन श्रीमती प्रीति सूदन, प्रीति सूदन हो गई भी, कौन हो गई, प्रीति सूदन। और किसका स्थान लिया है इन्होंने, मनोज सोनी का। स्थान किसका लिया इन्होंने, तो स्थान ले लिया इन्होंने मनोज सोनी का भाई, मनोज सोनी का इन्होंने स्थान लिया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर भाई। चलें अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। रूसा का पूर्ण रूप क्या है, RUSA, RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूसा का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। देखिए प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, लोसांग सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। चूंफाट और बाकी मैंने आपको सारे बता दिए थे। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्धि वादक है भाई, ओडिसी के। ओडिसी मणिपुरी कहाँ का हो गया, तो ये लीजिए मणिपुर का हो गया। ओडिसी लिख लीजिए, साथ साथ बोल लीजिए भाई, ओडिशा का हो गया। मोहिनीअट्टम केरल का हो गया। कथक कहाँ का हो गया, कथक हो गया उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भी। सत्रिया जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का हो गया, असम का हो गया भी। किस राज्य का हो गया, असम का हो गया भी। सत्रिया की शुरुआत जो है 16वीं शताब्दी के अंदर होती है। सत्रिया की शुरुआत जो है किस कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी के अंदर शंकर देव के द्वारा की जाती है। प्रसिद्ध मठाधिकारी शंकर देव के द्वारा, शंकर देव के द्वारा की जाती है इनकी शुरुआत। क्लियर हो गया, बिल्कुल। देखिए इसके अंदर क्या मिलती है, भगवान कृष्ण और राधा की कहानियाँ मिलती है। भगवान कृष्ण एवं राधा की कहानियाँ मिलती है। राधा एवं कृष्ण, राधा कृष्ण, पहले राधा का नाम आना चाहिए भी, कृष्ण एवं राधा की कहानियाँ मिलती हैं। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए श्रीमत शंकर देव का संबंध किससे हो गया, श्रीमत शंकर देव का संबंध किससे हो गया, ये संबंध हो गया सत्रिया से हो गया। सादरीय, एक मिनट, इसके अलावा और कौन सा है, शारदीय सेकिया, शारदीय सेकिया, इनका संबंध किससे हो गया, इनका संबंध भी हो गया सरोड़ी, सरोड़ी सेकिया, इनका संबंध भी किससे हो गया, सत्रिया से हो गया। प्रभात, प्रभात शर्मा, प्रभात शर्मा, इनका संबंध भी किससे हो गया, तो ये भी सत्रिया से हो गया। और इन्हें जो है क्लासिकल डांस का दर्जा कब दिया गया था, तो इन्हें क्लासिकल डांस का दर्जा 2000 के अंदर भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर, और वर्तमान के अंदर भारत के सांस्कृतिक मंत्री कौन होंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे। चलो निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के लिए अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे भाई, तो ये थे कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, इन्हीं फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, पहले गैर भारतीय या पहले विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। कब मिला था, 1987 के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है। प्रथम पंचवर्ष योजना का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था प्रथम पंचवर्ष, कृषि को क्या देना था, बढ़ावा देना था। कृषि को क्या देना था बच्चों, बढ़ावा देना था।
1 घंटा 12 मिनट। सिर्फ मैंने आपसे कहा था कि 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, 10 मिनट के साथ बच्चों मैंने आपकी क्लास को ऑफ कर दिया है। तो धन्यवाद डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास अपनी कैसी क्लास रही थी, आप कमेंट करके हमें बताओगे कि सर क्लास बहुत शानदार रही थी। जो भी आपको लगे बच्चों अच्छे अच्छे कमेंट करना। क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करना, क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर दिया करो। आपके भाई बंधु और है उन तक भी ये जानकारी पहुँचे या फिर वो क्लास लगाए बच्चों, तो वो भी क्या है अपना स्कोर अच्छा कर पाए। मिलते हैं बच्चों फिर से नई क्लास के साथ, नए सेशन के साथ। आज अपना 17 नंबर सेक्शन था। आज अपने 12 जनवरी 2023 के जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखिए स्लाइड नंबर 1 शायद मैंने आपके सामने पहले डिस्कस नहीं की थी। 1 सेकंड के लिए और 1 सेकंड के लिए 12/1/2023 के ऑल शिफ्ट के एग्जाम थे और सभी जितनी सारी किताबें हैं उनका निचोड़ निकाल के मैंने आपके लिए सोलवर्ड पेपर और पेपर नंबर बच्चों 17। थैंक यू डियर स्टूडेंट।